हाँ सक्षम, आस्क योर डाउट। सर वो असाइनमेंट का क्वेश्चन है। बताइए, आप पढ़िए क्वेश्चन। 3 equal masses of m kg each are fixed at the vertices of the equilateral triangle ABC as shown in the figure. फोर्स कहाँ पे बताना है? The फोर्स force बताना है। what is the force acting on the mass 2m placed at the centroid of the triangle? और एक और और पार्ट है। सब पे इक्वल मासेस रखे हुए हैं, सारे वर्टिसेस पे। यस सर। सर बीच में 2m रखा हुआ है, बाकी उसमें mm रखे हुए। ठीक है, रहने दो। अभी अभी हम आज वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने वैसे क्वेश्चन करे नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हमने कल इस फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं किया। अभी हम वही क्वेश्चंस करेंगे सर। ओके सर। चलो हमें स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने आपसे ये बोला था कि इफ यू हैव अ पार्टिकल प्लेस्ड समवेयर अराउंड विच देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अगर एक गिवन पार्टिकल के अराउंड बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ऑल ऑफ द पार्टिकल विल बी एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द गिवन पार्टिकल। इसका मतलब किसी भी एक पार्टिकल पे जितने उसके अराउंड पार्टिकल्स हैं वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे, and the net force acting on the given particle would be the vector sum of forces due to individual particle। इसी को हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा था। और मैंने आपको कल बोला था कि if you want to find out the force on a given particle due to other particles, तो आप एक काम करेंगे कि आप इंडिविजुअली ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे टू गेट द फोर्सेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल। मतलब हर पार्टिकल का फोर्स गिवन पार्टिकल पे कैलकुलेट करेंगे, हर पार्टिकल का फोर्स बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसके बाद जब ये आ जाएगा तो उसके बाद फिर उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे, है ना। तब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। जैसे मान लो कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दिस इज अ पार्टिकल, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल and on the vertices of which I will be placing some particles. It's an equilateral triangle, and because it is an equilateral triangle, the side length of all sides will be equal. तो यहाँ पर भी L, यहाँ पर भी L, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल्स इस तरह से आपने प्लेस कर दिया। लेट्स से फॉर सिंपल केस आई एम टेकिंग द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल टू बी m। हर पार्टिकल का मास मैं m ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आपने पार्टिकल्स प्लेस किए हैं, लेट आई एम नेमिंग दीज वर्टेक्सेस एज A, B and C। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्लेस्ड एट ए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ या magnitude of net force acting on particle placed at A। ठीक है, मतलब पार्टिकल जो A पे रखा हुआ है उस पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए सर, दो स्टेप हैं इस क्वेश्चन में। पहला स्टेप तो ये है कि आप इंडिविजुअली फोर्स निकालो ऑन द गिवन पार्टिकल ड्यू टू द अदर पार्टिकल्स। अदर पार्टिकल का फोर्स आप इस गिवन पार्टिकल पे इंडिविजुअली फाइंड करो, और उसके बाद जो फोर्स आए उसका वेक्टर सम लो। उसके बाद जो फोर्स आए उसका वेक्टर सम लो। मतलब क्या है सर, देखिए सबसे पहली बात, बी पे जो पार्टिकल रखा हुआ है, इट विल एक्सर्ट obviously some force on the particle which is kept at A। सिमिलरली सी पे जो पार्टिकल रखा हुआ है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, एंड द फोर्स विल बी ऑफ अट्रैक्शन। तो एक बात सोचो कि जो ये फोर्स लग रहा है बी वाले पार्टिकल का ए पे या सी वाले पार्टिकल का ए पे,
that will be the force of attraction obviously, because gravitational force is the force of attraction. और दूसरी बात मैंने आपसे ये बोला था कि this force always acts along the line joining the two particles. तो अगर आप देखें B और A को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, फिर उसी तरह से C और A को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है। पहली बात तो ये हो गई सर। दूसरी बात सर, दूसरी बात कि ये फोर्स अट्रैक्शन का है, दैट इज व्हाई आई हैव शोन यू द एरो टुवर्ड्स बी एंड टुवर्ड्स सी, मतलब बी वुड बी अट्रैक्टिंग ए टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड सिमिलरली सी विल आल्सो बी अट्रैक्टिंग ए टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसीलिए ये दोनों फोर्सेस बी और सी की डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। अब इन दोनों फोर्सेस को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी and force on A due to C. We can calculate these forces using the Newton's law of gravitation. तो सबसे पहला काम करो, इन forces को find कर लो by using the Newton's law of gravitation. You already know the direction, right? तो इसलिए I'll just be writing the magnitude. तो आप लिखेंगे gm square upon L square. Am I right? इसी तरह से आप force on A due to C लिखेंगे, तब भी आप लिखेंगे gm square upon L square. यही तो लिखेंगे आप, ठीक है? Yes sir. बोलो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब एक बात समझिए कि यू हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर का मतलब यहाँ पर दोनों फोर्सेस तो ऑब्वियसली वेक्टर ही है ना। ओके हर्षित, तो आई हैव टू वेक्टर्स और इन दोनों वेक्टर का हमें वेक्टर सम लेना पड़ेगा बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद होगा कि हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर्स, वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो अगर आपको a और b दो वेक्टर होते थे तो फॉर्मूला वाज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर f net अगर आप निकालेंगे तो दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस व्हिच यू विल राइट इट एज f ab का स्क्वायर प्लस ऑफ f ac का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ f ab f ac cos of theta which is 60 degree here, ठीक है, theta the angle between the two vector is 60. Now finally put the values of both the forces and then solve it. अगर आप फोर्सेस की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट लिखेंगे gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर से आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इनटू gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इनटू cos 60, cos 60 is 1/2, ठीक है। दिस टू एंड दिस टू कैंसल्स आउट, इसको ऐड करोगे तो 3gm स्क्वायर, मतलब ये रूट में कितना आएगा? ये रूट में आएगा 3gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप फाइनली लिख सकते हो रूट 3gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, मतलब gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर के होल स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो होल स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, इस पे जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। कुछ हजम हुआ सक्षम? हाउ डिड वी कैलकुलेट द फोर्स? Yes. ठीक है, मतलब फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि पहले तो आप इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करें और इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद उसका फिर वेक्टर सम ले लें आप। सर मैंने उसके सॉल्यूशन में देखा था तो उसमें तो आई कैप जे कैप करके मतलब बेटा उसको गोली मारो ना, उसको जाने दो, उससे तुम कंफ्यूज मत हो, उसको जाने दो, उससे तुम कंफ्यूज ना हो। मैं बताऊंगा अभी, मैं वो कराऊंगा, डोंट वरी। ओके ओके डन। ठीक है, अब जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं उसी पे हम आते हैं। आई जे के वो वेक्टर फॉर्म को बस रिप्रेजेंट करने के लिए लिख देते हैं, बट आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का होगा कि सर आपसे आपसे बोला गया होगा कि वी हैव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये m, ये भी m, ये भी m, देयर इज अ सेंट्रॉइड हियर ऑन व्हिच यू हैव केप्ट अ पार्टिकल ऑफ मास 2m, और ये सारे साइड की लेंथ l है, यही बोला गया आपसे। तो अनडाउटेडली देखो फिर से मेथड तो वही है ना कि ऑन अ गिवन पार्टिकल देयर विल बी द फोर्सेस ड्यू टू अदर पार्टिकल्स, जितने भी आपने बाकी पार्टिकल्स रखे हैं उन सबका फोर्स इस पे होगा। अब अगर आप बाकी पार्टिकल्स का फोर्स इस पे देखें तो अनडाउटेडली दिस m will be attracting this 2m towards itself,
along a line which joins m and 2m. Yes. m और 2m को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के along इस पे फोर्स लगेगा एंड दैट वुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसी तरह से ये वाला m भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और फोर्स कैसे होगा, तो उस लाइन के along होगा जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है. इसी तरह से इस वाले को देखो अगर, तो ये वाला जो फोर्स होगा दैट विल आल्सो बी टुवर्ड्स द मास m itself एंड इट विल आल्सो बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो बेसिकली वी हैव थ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड वाइज तीनों इक्वली होंगे, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ ये अगर F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो इनकी अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो पहली बात तो आप ये समझें कि किसी भी वर्टेक्स का सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स एंड सेंट्रोइड फॉर अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज L by √3. ठीक है सर. Yes. डिस्टेंस बिटवीन vertex and centroid of an equilateral triangle is L by √3. इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो हमेशा कितना होगा, L by √3 होगा. तो इसका मतलब है कि अगर हम फोर्स निकालूं m और 2m के बीच में, तो ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स हैव द सेम मासेस. तो इसका मतलब है कि चाहे आप F1 लिखें या F2 लिखें या F3 लिखें, the magnitude of all these forces will be same and it will be written as Gm multiplied by 2m divided by L by √3 का स्क्वायर. क्लियर है भाई? तो आप इस वैल्यू ऑफ फोर्सेस को क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर विल बिकम 3 को ऊपर ले जाओगे तो 6 हो जाएगा. इसका मतलब है 6 Gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स. ठीक है, ये फोर्सेस की वैल्यू इंडिविजुअली F1 is equal to F2 is equal to F3. Yes. अब बस यहाँ पर जो खेल है ना वो वेक्टर का है. अब देखो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैड ओनली टू फोर्सेस, मतलब वी हैड ओनली टू वेक्टर्स और उन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना था. तो वी न्यू द फॉर्मूला टू ऐड द टू वेक्टर्स कि आप अगर दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो तो यू विल सिंपली राइट √a² + b² + 2ab cos थीटा. बट यहाँ पर एज वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, एक्चुअली वी आर हैविंग 3 वेक्टर्स इन दिस केस. तो अगर आपको 3 वेक्टर्स हैं इस वाले केस में, यू हैव 3 वेक्टर्स, तो हाउ विल यू ऐड दीस 3 वेक्टर्स? अब इसके दो तरीके हैं. या तो आप किसी भी दो वेक्टर का सम करो और उसको तीसरे वाले के साथ ऐड करो. दिस इज वन ऑफ द वे कि आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड करो और उसका जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ ऐड करो. दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट. या फिर आप ये जो 3 वेक्टर्स हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अलग कर रहा हूं इस डायग्राम को. यस हर्षित, नेट फोर्स विल बी 0. यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप ये फोर्सेस ड्रॉ करिए. ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सारे फोर्सेस सेम है, तो इस फोर्सेस को मैं कुछ कह देता हूं. इसको मान लो F, तो ये भी F, और एक तीसरा वाला जो है वो इधर है, तीसरा वाला F इधर है. Yes. ठीक है. अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें मालूम है कि ये सारे जो एंगल्स होंगे ये 120 डिग्री होंगे, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है और किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है. और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर पार्ट सिमेट्रिक है. और अगर हर पार्ट सिमेट्रिक है, तो हर एंगल 120 डिग्री का ही होगा. समझ रहे हैं? हर Yes, एंगल sir. अपने आप में कितने का होगा, 120 डिग्री का. तो इसका मतलब सर अगर ये पूरा 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 कैन degree. एनीबॉडी टेल मी? जी 30 degree. तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री. ठीक है, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, है ना? Yes, sir. ठीक है, अगर ये एंगल 30, तो इसका आप रिजॉल्व कर लीजिए. तो अगर इस फोर्स का आप इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, F cos 30. F cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय F. इसका y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F sin 30. F sin 30 मतलब F/2. इसी तरह से इसका कंपोनेंट √3/2F. फिर इसका कंपोनेंट इसका भी इसी पे आएगा y कंपोनेंट, और वो कितना आएगा, F/2. क्लियर? सक्षम भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो F/√3 एंड F/√3 बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, दे कैंसल आउट. Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में F/2 plus F/2 will be F, and this is also F. So F and F both are equal and opposite, hence you will get the net force to be equal to 0. ठीक है?
कहीं पर आई जे लगाना पड़ा आपको? नहीं सर। ठीक है, मतलब आप सिंपल लॉजिक से सॉल्व करें उसको, वेक्टर जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें। वो आई जे के जबरदस्ती लिखा होता है, वो जबरदस्ती वाली बात है, नोट करिए इसको। Very good. So now you know how to get the vector sum or how to get the net force acting on a particle due to any number of particle placed around it. आप किसी भी पार्टिकल के अराउंड कितना मतलब कितने भी पार्टिकल रख दें तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, दैट यू नो नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं एक और चीज डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, ठीक है? एक दो और चीजें, या मैं पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की चर्चा कर लूं, क्या करूं? चलो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जाने से पहले पहले मैं कुछ और चीजें डिफाइन करता हूँ, ठीक है? फोर्स से रिलेटेड चीजें, तो पहले हम कुछ और चीजों को पढ़ेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है। इन सबको करने के बाद तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशन को डिफाइन करेंगे। तो अब हम सबसे पहली चीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं सर, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा ही कुछ कुछ आपको क्लास 12th में, ऐसा ही कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आपको और पहला चैप्टर क्लास 12th का मिलेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ऐसी ही कुछ चीजें पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या चीजें होती हैं, इस पे हम समझते हैं कि सर ये चीज होती क्या है ये ग्रेविटेशनल फील्ड, और क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इन बातों को समझते हैं सर। तो सबसे पहली बात समझो सर, आपने ये बोला कि जब भी आप किसी भी पार्टिकल को प्लेस करते हो तो उस पार्टिकल के अराउंड दूसरे पार्टिकल को रखने पर दूसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स लगता है। या तो वो फोर्स लगता है नहीं, वो फोर्स कैसा फोर्स होता है, तो वो फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स होता है। मतलब आप एक पार्टिकल के पास दूसरा पार्टिकल रखो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स, दैट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए बेटा, एक बात समझिए कि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो एक्चुअली में जो फोर्स है ना हमारे, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले तो अपन इस बात को समझे कि व्हाट इज मेंट बाय कॉन्टैक्ट एंड व्हाट इज मेंट बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि वो ऐसा फोर्स जो एक्ट कर रहा हो बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। जैसे अगर मैंने ये दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में रख दिए तो ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है या नहीं? यस बोल यस बच्चे। सर। ठीक है, तो ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में ये कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड हेंस इट विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। बट अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखो बिटवीन द टू पार्टिकल्स तो इट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज यहां पर दो पार्टिकल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, एंड विदाउट द कॉन्टैक्ट दिस फोर्सेस इज एक्टिंग। सिमिलरली आप आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स, जैसे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में फोर्स, ऐसे समझो। तो वो फोर्स भी जो लगता है दैट एक्ट्स विदाउट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, अगर आप दो मैग्नेट को आप आपस में एक दूसरे के पास रख दें तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है आइदर ऑफ अट्रैक्शन और ऑफ रिपल्शन, तो वो फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसमें भी दो मैग्नेट कॉन्टैक्ट में नहीं होते फिर भी फोर्स लगता है। इसका मतलब कि बेसिकली दो तरह के फोर्सेस हैं। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें ये पता है कि दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, द कॉन्टैक्ट बिकम्स द कॉज। मतलब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में इसलिए एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में तो अपने को ये बात हमें पता है। बट सर हाउ डज दिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट? ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में लगता है, ये कैसे एक्ट करता है? हाउ डज दीज फोर्सेस एक्ट? तो इसके लिए आप समझिए, इस वाले के लिए आप समझिए चीजों को। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एक्ट करने का तरीका समझे।
तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एक्ट करने का तरीका यह है बेटा कि जब भी आप किसी भी, अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता है कि इट इज नॉट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट है, तो वो सब आप 12th में समझेंगे, फिलहाल तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। आप कहीं पर भी अगर किसी पार्टिकल को प्लेस करें, पार्टिकल को प्लेस करने का मतलब किसी भी बॉडी को रखें जिसका कुछ मास है, तो होता यह है कि इसके अराउंड एक रीजन ऑफ स्पेस क्रिएट हो जाता है खुद से। रीजन ऑफ स्पेस क्रिएट्स अराउंड द गिवन पार्टिकल, और वो जो रीजन ऑफ स्पेस है, वो रीजन ऑफ स्पेस में अगर हम किसी दूसरे पार्टिकल को लाते हैं तो दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझो। आपने अगर कभी मैग्नेट के साथ खेला है, इफ यू हैव प्लेड विद द मैग्नेट, तो आपने ये देखा होगा कि अगर ये दो मैग्नेट हैं और इन दोनों को आपने पास रखा है, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर कम है, तो आप ये देखोगे कि आइदर दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी, कि सिमिलर पोलैरिटी है या ऑपोजिट पोलैरिटी है, डिपेंडिंग ऑन दैट दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर इन दोनों मैग्नेट के बीच का सेपरेशन आप ज्यादा कर दो, बड़ा कर दो, तो आप ये देखोगे कि फॉर अ लार्ज सेपरेशन, वही मैग्नेट जो स्मॉल सेपरेशन पे अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे, फॉर अ लार्ज सेपरेशन दे विल नॉट आइदर बी अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर। मतलब आप वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, है ना, लार्ज सेपरेशन के लिए दे विल नाइदर बी अट्रैक्टिंग नॉर बी रिपेलिंग ईच अदर। इसका मतलब है कि सर इस फोर्स की एक रेंज है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो ये फोर्स लगता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो ये फोर्स लगता है, बट बियॉन्ड दैट डिस्टेंस ये फोर्स लगना बंद कर देता है, ये एक्ट करना बंद कर देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हर तरह के इस तरह के फोर्सेस की अपनी एक रेंज है, जहां तक वो फोर्स लग सकता है उसके बियॉन्ड वो फोर्स नहीं लग पाता, ठीक है। तो मतलब किसी भी इस बॉडी या मैग्नेट के अराउंड अगर ऐसा रीजन में ड्रॉ करूं, तो हर डायरेक्शन में आपको वो डिस्टेंस दिखाई देगा। मान लो कि ये 10 मीटर तक मान लो ये फोर्स एक्ट करेगा, तो इधर भी 10 मीटर तक, इधर भी 10 मीटर तक, इधर भी 10 मीटर तक, एक्स एक्सिस के अलोंग 10 मीटर, वाई एक्सिस के अलोंग 10 मीटर, जेड एक्सिस के अलोंग 10 मीटर। इसका मतलब है कि हर डायरेक्शन में you will be having a distance of 10 meter up to which this force will be acting and beyond which this force will not be acting। तो ये एक रीजन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यही जो रीजन है किसी भी बॉडी के अराउंड इन विच द इफेक्ट ऑफ दैट बॉडी कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर बॉडी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इट्स फील्ड। कुछ समझ में आया? मैं कुछ पॉइंट समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें दूसरे मैग्नेट पे either there will be the force of attraction or repulsion, that region around a given magnet would be called as magnetic field। मतलब कि उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ उसी रीजन में एक्सपीरियंस हो सकता है बाय अनदर मैग्नेट। अगर कोई दूसरा मैग्नेट उस रीजन के बाहर है तो उस पर ऐसा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। सिमिलरली किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, दैट रीजन विल बी कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये सब आप 12th में पढ़ेंगे। उसी तरह से किसी भी गिवन बॉडी के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। इज इट क्लियर जानवी? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? Yes. मतलब अ रीजन और अराउंड अ गिवन बॉडी। सर दो मैग्नेट के बीच में क्या कह रहा है, दो मैग्नेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। दो मैग्नेट के बीच में जाहिर है दोनों में मासेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होता है, बट मैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ कम होती है, तो हम जनरली नेग्लेक्ट कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को इन दैट केसेस। ठीक है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, बट बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है सक्षम? Yes. एनीवेज, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज डिफाइंड एज अ रीजन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ रीजन अराउंड
a body in which gravitational force can be experienced by another body. ठीक है, मतलब इट इज डिफाइंड एज रीजन अराउंड अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अराउंड वो रीजन जिसमें दूसरा बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट रीजन वुड बी सिंपली कॉल्ड एज दैट रीजन विल बी सिंपली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है? अब देखो एक बात समझो कि किसी भी बॉडी के अराउंड ये फील्ड एग्जिस्ट करेगी। भाई कोई भी बॉडी आप ले लें, तो उस बॉडी के अराउंड क्या होगा? तो उस बॉडी के अराउंड ऑब्वियसली ये फील्ड होगी जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं, ये रीजन होगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारी बॉडी जितनी भी दुनिया के अंदर है उसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी आप उस बॉडी को रखेंगे तो उसके अराउंड एक रीजन ऑफ स्पेस क्रिएट होगा जिसमें वो दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस बात को समझिए, एक बात सोचिए कि अगर मान लो कि मैं 4 किलोग्राम का बॉडी रखूं तो उसके अराउंड भी ऐसा रीजन होगा जिसमें वो दूसरे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब ऑन द अदर हैंड आप ये कह सकते हो कि अट्रैक्ट करेगा। और अगर मान लो कि मैं 2 किलोग्राम की बॉडी रखूं तब भी इसके अराउंड ऐसा स्पेस होगा, ऐसा रीजन होगा जिसमें वो दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। लॉजिकली तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मान लो कि मैंने यहां पर कोई पार्टिकल रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर जिसका मास m है, और 2 किलो के पास भी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर यही पार्टिकल रखा जिसका मास m है, तो क्या ये 2 किलो वाला जो फोर्स लगाएगा m पे और 4 किलोग्राम वाला जो फोर्स लगाएगा m पे, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे? नो सर। ऑफ कोर्स नॉट। ये तो लॉजिक है ना। वैसे भी अगर आप फोर्स कैलकुलेट करो तो 4 किलोग्राम वुड बी एक्सर्टिंग अ लार्जर फोर्स देन दैट ऑफ 2 किलोग्राम बिकॉज़ 4 किलोग्राम का मास ज्यादा है और हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसका मतलब है कि सिंपली हम इस बात को अगर डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंपल सा ये मतलब होता है कि सर वो स्पेस जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अट्रैक्शन कर रही है, बट हमें इससे ये नहीं पता चलता कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रही है एक बॉडी दूसरे बॉडी पर या कितना वीक लगा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि टीचर, तो टीचर एक कॉमन टर्म है ना। अब वो टीचर किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट ही पढ़ाता हो, कुछ और भी मतलब हो सकता है, किसी और चीज का भी टीचर हो सकता है। योगा टीचर भी टीचर होता है भाई, वो पढ़ाता थोड़ी ना, वो तो योगा सिखा रहा होता है। तो मतलब जब आप टीचर कहते हैं तो इट्स अ कॉमन टर्म जिससे आपको ये नहीं पता चलता कि वो टीचर कैसा है या किस सब्जेक्ट का है। तो मतलब अगर उसके आप स्पेशल प्रॉपर्टी को आप डिफाइन करेंगे तो आप ये कहते हैं ना कि भाई टीचर तो मैथ्स का टीचर, तो इसका मतलब है कि वही टीचर की हम बात करेंगे जो मैथ्स पढ़ाता हो, सिर्फ उसी टीचर की हम बात करेंगे जो मैथ्स पढ़ाता हो। तो इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हेन वी स्पीक ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब हम उस स्पेस की बात कर रहे हैं जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, बट वो फोर्स कितना स्ट्रांग या कितना वीक है हमें ये पता नहीं चलता इस बात से। ठीक है, तो जस्ट टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड वी डिफाइन वन मोर क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है, कैसे डिफाइन करते हैं, पहले इस बात को समझे आप। देखिए मान लीजिए कि आपने ये कोई बॉडी लिया जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को आप मेजर करना चाहते हो। ठीक है, आपने कोई बॉडी लिया जिसके आप ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हो। तो बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आप क्या करें, जहां पर आप इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करना चाहते हैं वहां पर आप एक पार्टिकल ला के रखें। समझ रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं? वहां पर आप एक पार्टिकल ला के रखें जिसका मास बहुत कम हो, बहुत छोटा मास, बहुत छोटा। जनरली हम इस छोटे से मास को यूनिट मास कहते हैं। यूनिट मास का मतलब ऐसा मास जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, मतलब यहां पर आप क्या ला के रखें? यूनिट मास। अरे सुन रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, ये यूनिट मास है। यूनिट मास का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? यूनिटी के बराबर, 1 के बराबर। तो जब आप इस यूनिट मास को इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ला के रखेंगे, इस फील्ड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ला के रखेंगे, तो अनडाउटेडली इस यूनिट मास पे फोर्स लग रहा होगा। और वो कौन लगा रहा होगा? ये वाला मास जिसके आप फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हो।
इसको अगर आप कुछ टर्म देना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला जो है ना, जिसकी फील्ड को आप मेजर कर रहे हो उसको हम सोर्स मास भी कहते हैं, और जिसको हम लाए हैं, जिसपे हम फोर्स मेजर करके उस फील्ड की स्ट्रेंथ पता करेंगे, उसको हम टेस्ट मास भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज टेस्ट मास एंड दिस इज द सोर्स मास। सोर्स मास मतलब वो मास जिसके फील्ड की स्ट्रेंथ आप मेजर करना चाहते हो, टेस्ट मास वो मास जिसको आप लेके आए हो, जिस पर आप फोर्स को मेजर करके फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करोगे। ठीक है, यस सर। अब Yes, देखिए sir. सर, जैसे ही आप इस टेस्ट मास को यहाँ पर लाके रखेंगे, इट विल एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स, विदाउट एनी डाउट इट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दिस बॉडी इटसेल्फ, इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास, इस पे अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा इंटेंसिटी, अगर कम फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कम। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने का मेन आइडिया ये है कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड की इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, वहां पर आप किसी पार्टिकल को लाकर रख दीजिए जिसका मास यूनिटी के बराबर हो, उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो देख लीजिए, और फोर्स को मास से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये याद रखिएगा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उस मास स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को अगर स्केलर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी अपने आप में वेक्टर होगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। आइडिया क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड की आपने शायद लिख लिया होगा, इंटेंसिटी की लिख लीजिए। इंटेंसिटी में लिख लीजिए, it is defined as the force experienced by a unit mass, force experienced by a unit mass, force experienced by a unit mass placed at a point in gravitational field, placed at a point in gravitational field, force experienced by unit mass placed at a point in gravitational field, force experienced by unit mass placed at a point in gravitational field, provided 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 presence of this unit mass, provided presence of this unit mass, provided presence of this unit mass does not disturb, presence of this unit mass does not disturb, presence of this unit mass does not disturb, presence of unit mass does not disturb the field of source mass, presence of unit mass does not disturb the field of source mass, presence of this unit mass does not disturb the field of source mass. हो गया? सर और ये फील्ड कैसे डिस्टर्ब करेगा, तो कर सकते हैं मतलब? देखो, फील्ड डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ऐसे समझो कि सोर्स मास 1 किलोग्राम का है और आप टेस्ट मास 100 किलोग्राम का ले आओ, यस है ना? तो क्या होगा कि 100 किलोग्राम वाला 1 किलोग्राम वाले पे इतना देखो, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, बट ये हो सकता है कि वो फोर्स जो दोनों के बीच में लग रहा है वो 1 किलोग्राम वाले के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते। पॉसिबल है ना? जैसे अगर मान लीजिए कि अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो बदले में बॉडी भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो Yes, sir. अर्थ जितना फोर्स बॉडी पे लगा रही है उतना ही फोर्स बॉडी भी अर्थ पे लगा रहा है, बट दोनों में कौन चलता है? अर्थ चलता है, बॉडी चलता है, ये दोनों चलते हैं?
बॉडी चलती है ना, मतलब उतना फोर्स केपेबल होता है बॉडी को मूव कराने के लिए, अर्थ को मूव कराने के लिए वो केपेबल नहीं होता है। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर यस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप जो आपका टेस्ट मास है वो इतना ज्यादा, आप टेस्ट मास की वैल्यू इतना ज्यादा कर दें कि वो सोर्स मास पे इतना फोर्स, सोर्स मास के पोजीशन को ही डिस्टर्ब कर दे, तो आप फिर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे मेजर करोगे किसी गिवन पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, तो ये बोला गया है। और बेसिकली इसीलिए आपसे ये बोला गया है कि आप जो अपना मास लाएंगे, टेस्ट मास, उसकी वैल्यू कितनी लेंगे? आप यूनिटी लेंगे, यूनिटी मतलब 1 के बराबर। ठीक है, आप जो टेस्ट मास लाएंगे उसकी वैल्यू आप जनरली कितना मानते हैं? 1, ताकि वो सोर्स मास के वैल्यू को डिस्टर्ब ना करे या सोर्स मास की पोजीशन को डिस्टर्ब ना करे। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? Yes. अब देखिए इसी चीज को मैं फर्दर और डिफाइन करूं। ये जो आपने बोला कि सर ये सोर्स मास है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो सर सबसे पहली बात, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो द फोर्स बिटवीन द टू विल बी रिटन एज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप लिख सकते हैं ये फोर्स की वैल्यू होगी दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा। Yes. और आपसे क्या बोला गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। कौन सा मास? जो टेस्ट मास है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। मास से मास कैंसिल हो जाएगा सर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, that will be nothing but gm divided by r square। इसका मतलब समझ आया? देखो एक बात समझो, मैं तुम्हें अगर लॉजिकली एक बात समझाऊं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए वी नीड अ सोर्स मास, सॉरी वी नीड अ टेस्ट मास। बट अगर आप इसके फाइनल फॉर्मूले को देखो तो इस टेस्ट मास का कहीं पर भी कोई, अगर आपको सिंपली मैंने लिख दिया G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो कैपिटल M सोर्स मास का मास है, कैपिटल G तो आपको पता ही कांस्टेंट है, और स्मॉल r तो आपको पता ही कि डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि इस फाइनल फॉर्मूले में कहीं पर भी टेस्ट मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सोर्स मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट मास। बट यस, टेस्ट मास हमें चाहिए, मतलब लॉजिकली हमें चाहिए टू मेजर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इट इज प्लेइंग अ सेंट्रल पार्ट to measure the gravitational field intensity, but the gravitational field intensity value is independent of the test mass, it only depends on the source mass। लॉजिक क्लियर हुआ? क्या मतलब हुआ सर कि फॉर एग्जांपल अगर 10 किलो का सोर्स मास है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसके मास पे डिपेंड करेगी, 20 किलो का जो है उस पर डिपेंड करेगी, इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगी कि टेस्ट मास आप कितना ज्यादा या कितना कम लेके आए हो। समझ में आ रही बात? जी सर। ये बोलो ना। ठीक, दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैंने कहा इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू GM अपॉन R स्क्वायर है तो व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगी? तो अब देखो बस डायरेक्शन को सुन लो ध्यान से। डायरेक्शन इसकी होती है, अगर आप इसको इमेजिन करो कि टेस्ट मास अगर मूव कर सकता है, या इमेजिन करो कि टेस्ट मास पे जिधर फोर्स लग रहा है, तो आपको मालूम है कि सोर्स मास टेस्ट मास पे जो फोर्स लगाएगा वो हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स द सोर्स मास। यस सर। अगर टेस्ट मास मूव कर सकता तो किधर भागता? सोर्स मास की तरफ भागता। इट वुड हैव मूव्ड टुवर्ड्स द सोर्स मास इटसेल्फ। Yes. तो जिधर टेस्ट मास मूव करता है या इट कैन मूव और इट टेंड्स टू मूव, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द टेस्ट मास इफ इट कैन मूव। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि द डायरेक्शन इन विच टेस्ट मास moves or tends to move is known as direction of electric field intensity। सर ग्रेविटेशनल। सॉरी, इलेक्ट्रिक ही दिमाग में चलता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, दूसरी बात, इसी ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसी ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें कि वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा, तो इसका याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल सी बात है सर कि उसमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। और डायरेक्शन प्रोवाइड करने का तरीका क्या था?
कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख के जल्दी से बता देता हूँ। सर हम सिंपली ये भी तो कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द सोर्स मास डायरेक्शन होगा उसका। हाँ, ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द सोर्स मास डायरेक्शन होगा, बस यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सर आप एक बार प्लीज सर वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें डिफरेंस बता देंगे, किसमें? ये इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड में। इंटेंसिटी का तो बेसिक मतलब ये हो गया, फोर्स और मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में और फोर्स में, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में? सर GM/r² और GMM/r²। वो तो खुद फॉर्मूला अपने आप में एक डिफरेंस बता रहा है ना। यस सर, यस सर। पहला है ना, दूसरी बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। इसका मतलब कहीं पर भी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगने का पहला स्टेप ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। यस सर। और फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या बताता है? फील्ड इंटेंसिटी आपको ये बताता है कि किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा पार्टिकल लाके रखेंगे तो उस पर कितना ज्यादा फोर्स या कितना कम फोर्स लगेगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये फील्ड आपको स्ट्रेंथ बताता है, मतलब फील्ड इंटेंसिटी आपको स्ट्रेंथ बताता है कि कितना ज्यादा या कितना फोर्स लग सकता है। और फोर्स तो फोर्स की वैल्यू है कि एक्चुअली में क्या लगा। अच्छा, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि आपने लिखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आपने लिखा कि E इज इक्वल टू एफ बाई एम। यस E सर। इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई E भी लिख सकते हैं आप। इसका मतलब wherever there is gravitational field there will be a gravitational force। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का होना जरूरी है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो सिंपली एक रीजन है जिसमें एक पार्टिकल या एक बॉडी दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, भाई बाकी दो जो चुपचाप है वो भी सुन लें, कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म देना चाहें, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? तो वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका सुनिएगा। वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका सुनिए। वेक्टर फॉर्म का मतलब कि भाई अगर ये सोर्स मास है तो ये किधर भागना चाहेगा? इधर भागना चाहेगा, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका ये सोर्स मास से स्मॉल मास का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आर कैप। यूनिट वेक्टर तो याद होगा ना, यूनिट वेक्टर का मतलब कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है ये। तो मतलब सोर्स मास के रिस्पेक्ट में जो ये टेस्ट मास है उसका यूनिट वेक्टर किधर है? राइट की तरफ है। कितना है? आर कैप है। अरे हाँ ना बोल। यस यस सर। सर। राइट की तरफ है। और कितना है? आर कैप है। कोई कष्ट वाली बात नहीं है सर, आर कैप है, राइट की तरफ है। अच्छा, बहुत बढ़िया साहब। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा? तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो गया। किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। यस सर। बट एक बात बहुत ईमानदारी से सोचिए और समझिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आर कैप की डायरेक्शन में है या ऑपोजिट टू आर कैप है? ऑपोजिट टू। ऑपोजिट टू आर कैप। दिस मींस दैट यहां पर आर कैप नहीं लिखना है, माइनस आर कैप लिखना है, जो इस बात को बता रहा है आपको कि आपके जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा आर कैप के ऑपोजिट होती है, ठीक है। इसका दूसरा मतलब है कि टुवर्ड्स द सोर्स मास होती है। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस ऑफ जीएम अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कि माइनस ऑफ जीएम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड। याद आया कैसे? भाई यूनिट Yes. वेक्टर को आप लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी एम आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ राइटिंग द सेम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये वेक्टर फॉर्म हो गया सर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म का बेसिक मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? टुवर्ड्स द सोर्स मास। नोट करिए, आगे बढ़ते चलते हैं सर। डन सर। वेरी गुड। अब एक छोटा सा सवाल कर लो, उसके बाद फिर आगे की चीजें कराता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि मैंने आपसे ये बोला कि सर यहाँ पर दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक का मास सर 4m है और एक का मास 2m है।
they are separated by a distance of d. आपको बताना है कि at what position along the line joining the two masses or the two particles the gravitational field intensity will be zero. Simple सा सवाल. Find the position along line joining two particles net gravitational field कहूं या field intensity एक ही बात है. Field will be zero. मतलब इस लाइन के along field will be zero. इस लाइन के along ठीक है, इस लाइन के along आपको ये पूछा जा रहा है कि इस लाइन के along कहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी. एट व्हाट पॉइंट द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो. तो अब हमें हर्षित एक बात पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर किसी भी वेक्टर को जीरो करना है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए. अगर आप इमेजिन करो कि मैं कोई पॉइंट यहां कहीं ले लूं, नहीं d/2 नहीं होगा हर्षित. अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे ले लूं, इमेजिन करो इस पॉइंट को अगर मैंने यहां पे लिया, मान लो, तो इस पॉइंट पे 2m की ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू 2m? अरे प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन. मैं अगर कोई पॉइंट यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे ये कोई पॉइंट मैंने माना, तो इस पॉइंट पे 2m की ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी और 4m की भी होगी या नहीं होगी? वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, तो मुझे आप ये बता सकते हो कि 2m की ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? विल इट बी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? लेफ्ट. बिल्कुल लेफ्ट. सक्षम क्या हो गया, तुम क्यों चुप हो गए? ऑब्वियसली Yes, बात है, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स मास ओनली ना. तो 2m की ग्रेविटेशनल फील्ड भी लेफ्ट और 4m की भी ग्रेविटेशनल फील्ड देखोगे तो वो भी लेफ्ट होगी. सोच के देखो. Yes, sir. 2m और 4m दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप देखेंगे तो 2m और 4m दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट होगी. बात समझ में आई? इसका मतलब ये दोनों फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, तो क्या इन दोनों का सम जीरो हो सकता है? भाई अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे? Sir, subtract. वाह, बहुत बढ़िया. सर ऐड होंगे सर. नहीं होगा, मतलब इस साइड को नहीं होगा, कहीं बीच क्या में. सक्षम यार, तुम भी यार कभी कभी 10 न्यूटन 20 न्यूटन सबट्रैक्ट कर. सबट्रैक्ट करोगे ऐड? किसने क्या सोचा? सबट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे सक्षम? अगर वेक्टर की डायरेक्शन Sir, सेम add हो, करेंगे. ऐड करेंगे तो जीरो तो नहीं हो सकता. ऐड करने पर रिजल्ट थोड़ी जीरो होता है. रिजल्ट तो जीरो हो सकता है जब दो क्वांटिटी सबट्रैक्ट हो रही हो, दो क्वांटिटी आपस में सबट्रैक्ट हो रही हो तो रिजल्ट जीरो हो सकता है, वरना तो रिजल्ट जीरो नहीं होगा. तो खैर, अब आते हैं किसी इन बिटवीन को एक पॉइंट मानते हैं. मान लो यहां पर माना, मान लो इन बिटवीन कहीं पे मैंने माना, तो आप मुझे बता सकते हो कि 4m की ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ 4m? लेफ्ट और राइट, किधर? अरे इस Left. पॉइंट पे भी तो दो फील्ड होगी ना, 4m और 2m की. तो 4m की ग्रेविटेशनल फील्ड 4m की डायरेक्शन में, यही तो अभी पढ़ा है, सोर्स मास की तरफ. Yes, sir. 2m की ग्रेविटेशनल फील्ड उसी की डायरेक्शन में इधर होगी. तो अब दोनों ऑपोजिट हो गए. अब Yes. अगर ऑपोजिट हो गए तो दोनों का सम जीरो हो सकता है, मतलब दोनों को सबट्रैक्ट होना है, तो सबट्रैक्ट करने पर दोनों का रिजल्ट जीरो हो सकता है. ठीक है, तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है. तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं d-x. समझ गए? Yes. एक बात और याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहां पे होगी? तो जीरो कहां पर होगी? हेवियर मास के पास या लाइटर मास के पास? ये मैंने थोड़ी सी इसको थोड़ा अच्छा कर देता हूं ना, तुम्हारे कंफ्यूजन का कोई ठिकाना नहीं है. एक बात सुनो, लाइटर मास के पास. लाइटर मास. आपका नेट फील्ड जीरो किसके पास होगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं, लाइटर मास के पास होगा. हेवियर से दूर लाइटर के पास. ठीक है, मान लो ये x है. क्यों ऐसा होगा वो भी रीजन अभी बता देता हूं. ये d-x है. 2m की ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ है, मान लीजिए इसका नाम है E1. 4m की ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ है, इसका नाम है E2. ठीक है, लाइटर मास के पास क्यों होगा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो? देखो, दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल भी तो होनी चाहिए ना. देखो ऐसा ऐसा देखो, ये दो चीजें हैं, दो फोर्स है. अगर इधर से एक फोर्स F लग रहा है और इधर से एक फोर्स लग रहा है,
तभी तो इनका नेट फोर्स 0 होगा। बट अगर मान लीजिए कि इधर से एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर से एक फोर्स लग रहा है F2, तो क्या इसका नेट 0 होगा? नहीं होगा। नेट लिखेंगे क्या आप? नेट आप लिखेंगे F1 माइनस ऑफ F2 या F2 माइनस ऑफ F1, ये लिखेंगे। बट उस नेट की वैल्यू 0 तो नहीं होगी ना। नो सर। ठीक है, तो देखो अगर हम किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ 4m लिखें तो हम लिखेंगे G इंटू 4m डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसका लिखें तो G इंटू 2m डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो बिकॉज 4m इज ग्रेटर, तो 4m की ग्रेविटेशनल फील्ड सेम वैल्यू ऑफ r पे ज्यादा होगी और 2m की ग्रेविटेशनल फील्ड सेम वैल्यू ऑफ r पे कम होगी। बट हमें तो दोनों वैल्यू सेम चाहिए। ये मास ज्यादा है तो इस मास के डिस्टेंस को क्या करो, बढ़ा दो। ये मास कम है तो इसके डिस्टेंस को क्या करो, कम कर दो, ताकि ये दोनों बराबर हो सके। नहीं आया लॉजिक क्लियर? देखो आया सर। ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है जिसका मास ज्यादा उसका डिस्टेंस कम कर दीजिए और जिसका मास कम उसका डिस्टेंस ज्यादा, सॉरी, जिसका मास ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा कर दीजिए और जिसका मास कम उसका डिस्टेंस कम कर दीजिए, ताकि दोनों वैल्यू ऑफ फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर पाए। नहीं आया रे जानवी? यस सर। भाई जिसका मास ज्यादा उसका आप डिस्टेंस क्या कर देंगे, तो ऑब्वियस बात है कि उसके डिस्टेंस को आप कम कर दें, ज्यादा कर देंगे, और जिसका मास कम उसके डिस्टेंस को आप कम कर देंगे, ताकि दोनों वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे से बैलेंस हो सके। तो इसलिए हमने 4m से ये पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पे दिखाया है और 2m से ये डिस्टेंस कम लिया है, ताकि दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल हो सके। देखो डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है, इसका मतलब आप नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, G इंटू 2m अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ G इंटू 4m अपॉन D माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्ट 0 आना चाहिए, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो कुछ नहीं बचा, G इंटू 2m अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू 4m अपॉन D माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो, G से G कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ 4। सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट यहां से बनेगा सर आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन D माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। अब x निकालना है, तो x निकालने का तरीका ये है कि इसको ज्यादा अच्छा तरीका है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं स्क्वायरिंग नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। तो आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाई D माइनस ऑफ x। अब सॉल्व करके आप x की वैल्यू यहां से निकाल पाएंगे? यस सर। ठीक है, तो नोट करिए सर। सर हाँ जी, सर मैंने मतलब वो लिया, क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया हुआ। किसी से भी करें, x की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। जी डन। वेरी गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक आधा और ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम आगे। लेकिन एक बात याद रखो कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल you have used for the gravitational force, the same superposition principle is used for gravitational field also। कि भाई एक ये यहाँ पर भी हमने वही किया कि किसी भी एक पॉइंट पे if there are more than one particle, तो gravitational field at that point will be due to all individual particles और नेट जो होगा वो इन सबका वेक्टर सम होगा। ठीक है, इसका मतलब, अच्छा इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस सिर्फ ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए m1 एक पार्टिकल है, m2 एक पार्टिकल है और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसपे हमें वी आर सपोज टू कैलकुलेट द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो m1 की भी होगी
और वो m2 की भी होगी, और उसके बाद इन दोनों का आप वेक्टर सम लेंगे तो आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पता चलेगी। एम आई राइट? इसी तरह से अगर और पार्टिकल बढ़ा दो तो सबका ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर कोई पूछ ले नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सबका वेक्टर सम होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो जल्दी से, ठीक है? मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि ये ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका मास 2m है, और यहाँ पर पार्टिकल इसका मास 4m है। ये साइड की लंबाई l है, l है, l है। यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या करेंगे सर? तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पॉइंट पे 2m की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, एंड दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 2m इटसेल्फ। टेल मी यस और नो? Yes, sir. और इस पे 4m की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, और 4m की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4m इटसेल्फ। ठीक है? तो इस पॉइंट पे दो ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक 2m की, इसको मान लो E1 कह लेता हूं, इसको E2 कह लेता हूं, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इंडिविजुअली, एंड देन यू विल टेक द वेक्टर सम। मतलब E1 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? G into 2m divided by L square। E2 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? G into 4m divided by L square। ठीक है? अब बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? आप यही लिखेंगे ना सर, E1 का स्क्वायर प्लस ऑफ E2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos of 60 डिग्री, फिर से बिकॉज आई हैव टेकन दिस एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो, तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ GM अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4GM अपॉन L स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ऑफ, यहां नीचे लिख देता हूं, ट्वाइस ऑफ 2GM अपॉन L स्क्वायर into 4GM upon L square into cos 60 is 1/2। Am I right? 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो E की वैल्यू को अपन यहां से ऐसे लिख सकते हैं, E की वैल्यू को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सर 4GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। देखिएगा सर, प्लस ऑफ 16GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। द लास्ट वन इज 4 एक्सक्यूज मी 8। सर, यस बेटा बोलिए। सर ये जो आपने E के उसमें लिखा है तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर नहीं होगा क्या सर? सिर्फ E2 क्यों लिखा यस है आपने? E2 स्क्वायर ही होगा, E2 स्क्वायर होगा, दैट 2 was missing there। It will be E2 square without any doubt। This will be L to the power, ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा ना। This power is 4, this power is also 4, this power is also 4। अब ठीक है जानवी? यस सर। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इस पूरे में से हम ये कह सकते हैं अंडर रूट में G स्क्वायर M स्क्वायर अपॉन L टू द पावर 4 आप कॉमन ले लो, तो बचेगा 4 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 8 मतलब 28। यहां तक अगर आपने नोट कर लिया तो बताओ, तो फाइनल आंसर मैं लिख दूं। ओके हर्षित, लेट मी चेक। यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ फाइनल जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फाइनल रिजल्ट में आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 28 इंटू G स्क्वायर M स्क्वायर अपॉन L टू द पावर 4। तो E की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 28 इंटू G स्क्वायर M स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा GM अपॉन L स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, तो यही तो आ जाएगा। अब 28 को आप 2 अंडर रूट 7 लिख सकते हो क्या? यस। तो बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया फिर से वही है सर कि आप इंडिविजुअली वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करें, और उसके बाद जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड आई है इंडिविजुअली उन सारे का वेक्टर सम ले लें, तो आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पता चल जाएगी। यही तो आइडिया है। यस सर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा बिकॉज ये छोटा सा चैप्टर है और उतना ज्यादा कठिन नहीं है। देखो, द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर व्हिच वाज इन दिस फर्स्ट बुक इज रोटेशन। रोटेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक। ठीक है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी, समझ रहे हो? तो खैर, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने इससे पहले भी पढ़ा है। वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको याद हो। Yes. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिस्कशन है वो हमने पहले भी किया था इन द चैप्टर ऑफ वर्क एनर्जी पावर। ये वाला जो चैप्टर था उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे भी डिफाइन किया था, और दोबारा हम फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आप फिर से डिफाइन करने वाले हो ये क्या चीज है, क्यों आप डिफाइन करने वाले हो, क्या बताने वाले हो। ठीक है, और बेसिकली वो जो हमने पढ़ा था फिर वो क्या चीज था। ठीक है, तो इस सारे चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। पहली बात समझो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में आप मूव कराओगे तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कराने के लिए यू विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क। ठीक है, और जब भी आप वर्क करोगे तो वो वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बात को ऐसे थोड़ा सा और समझते हैं, सोच के देखो, इमेजिन करो, मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टिकल है m1 और ये एक पार्टिकल है m2 और मैं इन दोनों को असेंबल करना चाहता हूं एट ए डिस्टेंस ऑफ d। सुनना, जो मैं लॉजिक देना चाहता हूं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग समझना। सर मुझे एक बात बताओ, अगर m1 और m2 को इफ आई वांट टू कीप दीस टू पार्टिकल एट दिस सेपरेशन ऑफ d, और ऐसे यहां पर एक बात और इमेजिन करना कि ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स दे कैन अट्रैक्ट एंड दे कैन एक्चुअली मूव टुवर्ड्स ईच अदर। आप ऐसे इमेजिन करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास भाग सकते हैं, ये भागने के लिए फ्री है, दे कैन मूव टुवर्ड्स ईच अदर। क्लियर है बेटा? तब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको फिर भी डी सेपरेशन पे रखना चाहता हूं तो क्या ये डी सेपरेशन पे खुद से रह जाएंगे? नहीं समझ आया? या फिर ऐसे इमेजिन करो, अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आता तो मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं किसी भी दो पार्टिकल को एक डी सेपरेशन पे दो पार्टिकल लाके रखना चाहता हूं। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक, तो वो पार्टिकल कहीं से तो लाओगे ना, ऐसा तो नहीं है वहीं पर खुद से वो इवॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम इमेजिन करते हैं कि वो पार्टिकल हम कहीं से लाते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं जनरली कि वो पार्टिकल हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं बेटे? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से हमने एक पार्टिकल लाके रखा, इसका नाम है m1। फिर इसी तरह से हमने दूसरा पार्टिकल इन्फिनिटी से लाके रखा, मतलब वी इमेजिन दैट वी ब्रिंग वन बाय वन द पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी। फिर हमने दूसरा पार्टिकल लाके रखा m2। ठीक है, तो इस पार्टिकल को जब हम इन्फिनिटी से यहां ला रहे होंगे टू असेंबल दिस स्ट्रक्चर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम सेपरेटेड बाय दिस स्मॉल सेपरेशन, तो ये पार्टिकल को लाने में कुछ तो हम वर्क कर रहे होंगे ना। यस सर। तो ये जो वर्क आप करते हैं ना, टू असेंबल अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टू देयर फिक्स्ड लोकेशन, यही वर्क इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ कुछ हजम हुआ है? जी सर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि दिस इज डिफाइंड एज, मतलब आप उसके आगे लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन It is defined as the amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field. मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरी बॉडी को अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन जल्दी से लिखो तो इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं।
डन। वेरी गुड। अब देखो इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसके फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आप ऐसे इमेजिन कर लो कि आउट ऑफ द टू बॉडी वन आई एम टेकिंग एज अर्थ। मान लीजिए कि वन ऑफ द बॉडी आई एम टेकिंग एज अर्थ। ये कोई भी बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं कि अर्थ ही हो। इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम है, ठीक है। तो इसका पूरा मास हम इसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इसके सेंटर पे मान लिया कि पूरे अर्थ का मास, या कोई भी दूसरी बॉडी हो, जरूरी थोड़ी है कि अर्थ हो, ये इस पूरे बॉडी का मास इसके सेंटर पे है और मान लीजिए कि वो कैपिटल एम है। अब कोई दूसरी बॉडी हम कहां से लेके आ रहे हैं सर? इन्फिनिटी से। कहां से लेके आएंगे बोलो? इन्फिनिटी से। क्लियर? अब हमें ये पता करना है कि जब ये पार्टिकल दूसरे वाली बॉडी, अगर हम इसको इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पे हम लाके पहुंचाएं सच दैट कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज स्मॉल आर, तो इस पॉइंट पे जब हम इसको लाके रखेंगे तो इस पार्टिकल और इस अर्थ या इस दूसरे वाले बॉडी के सिस्टम का एनर्जी कितना होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन और ये इस बॉडी का पोजीशन, इन दोनों को एज अ सिस्टम देखा जाए तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल बॉडी की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की डिफाइन होती है। फिर से मेरी बात सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल बॉडी की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि एक m1 है और दूसरा m2 है, अगर मैंने इन दोनों को लाके रखा टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, तो भाई m1 पहले ला के रखा होगा आपने, फिर m2 को ला रहे हुआ, तो m2 को लाने में m1 के अगेंस्ट m1 की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ना। यहाँ पर सोच के देखिए, m1 अगर आपने ला के रखा तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बन गई ऑलरेडी। अब आप m2 को लाके रखना चाहते हो तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क करोगे, और जो वर्क करोगे वही इस सिस्टम की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। m2 की एनर्जी के फॉर्म में नहीं, सिस्टम की एनर्जी के फॉर्म में, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सिस्टम। अगर कोई इंडिविजुअल बॉडी, आप सोचो अगर कोई दूसरी बॉडी नहीं लाते, हम सिर्फ एक ही पार्टिकल को लाएंगे, कोई दूसरा लाएंगे ही नहीं, तो फिर इसको लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई दूसरी फील्ड वहां पर अवेलेबल या नहीं आया। सिर्फ हम m1 को लाके रखना चाहते हैं तो कोई फील्ड अवेलेबल नहीं है, तो कोई वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए कि सिस्टम की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एनर्जी डिफाइन होती है, इंडिविजुअल की नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बॉडी ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है, एक दूसरा पार्टिकल हम इंफिनिटी से लाके पी पॉइंट पर रखना चाहते हैं सच दैट इस बॉडी और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आर है। तो जब हम इसको इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो इस बॉडी और पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, यही हमें जानना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सर हम वो बॉडी पे काम कर रहे हैं, मतलब हम उसे किस तरह से कैरी कर रहे हैं, मतलब हम सर मतलब मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया ये है कि यू आर ब्रिंगिंग अ बॉडी इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। सर मतलब हम ला कैसे रहे हैं? सर आप बोल रहे हो हम ला रहे हैं, रख रहे हैं, मतलब तो हम एक्चुअली से ला कैसे रहे हैं? कैसे भी ले आओ, सर एक एग्जांपल दे ला, दीजिए। कोई एग्जांपल नहीं है। लाने का मतलब ये होता है, ये प्योरली हाइपोथेटिकल, हमें इमेजिन करना पड़ेगा इसको। जी सर, यही सोच सकते हैं। और सर अगर वो हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी खुद ही उसको पुल करके ला रही है तो उसमें ये चीज कंसिडर नहीं होगी? नहीं, इफ इट इज पुलिंग इटसेल्फ तब ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क कर रही होगी, और जितना ऑब्वियस ही बात है ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगी उतना ही आप भी वर्क करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ ये अर्थ है, जी सर। ठीक है, इमेजिन कर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बॉडी है और इस बॉडी को अर्थ के सरफेस पे रखी हुई थी, आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इस बॉडी को ऊपर ले जा रहे हो। यस तो आप बताइए कि विल यू बी डूइंग वर्क ऑन दिस बॉडी और नॉट? नो सर। अरे सर अर्थ, हाँ हाँ सर, अच्छा, अगेंस्ट दी वो फील्ड, यस सर, करेक्ट। अगेंस्ट द ग्रेविटी यू विल बी परफॉर्मिंग वर्क, राइट? यस सर। हाँ, तो आप जितना वर्क करोगे वही वर्क तो इस बॉडी और अर्थ के सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके ओके सर। सर अगर हम उस वो सपोज वो कोई बॉडी मानते हैं जो ऑलरेडी वहां पे थी, फिर हम उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हाँ, इसको दोनों तरीके से सोच सकते हो। जैसे आपको मैं ये दूसरा तरीका कहूँ, आप मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, ये बॉडी, इसको छोड़ दोगे तो कहाँ जाएगा? अर्थ के सरफेस पे जाएगा, यस सर। ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको यहीं तक लाके रोक दूं, ठीक है। ओके ओके आप सर। अगर इसको यहीं पर रोकना चाहते हो तो ये खुद से रुक जाएगा या आपको रोक के रखना पड़ेगा इसको बाय अप्लाइंग सम फोर्स? सर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा।
लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ विल अट्रैक्ट दिस बॉडी और वो इसको मूव करा के अपने सेंटर की तरफ ले आएगा। यस तो इसका मतलब है कि आप अगर यहीं पे रखना चाहते हो तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम को फॉर्म करने में, मतलब ये पार्टिकल और अर्थ सिस्टम को फॉर्म करने में जिसके बीच का सेपरेशन डी है, तो उसमें आपको कंटिन्यूअसली एक वर्क करते रहना पड़ेगा। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, और वही वर्क जो है वो इस सिस्टम की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा सर। देखिए आप उसको एक्चुअली में आप ये कर रहे हो कि आप बॉडी को अलाउ नहीं कर रहे हो अपनी मर्जी चलाने के लिए, आप उसको अपने हिसाब से चाहते हो कहां पे रखना है कहां पे नहीं रखना है, मतलब उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हो टू मूव अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हैं? तो अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो उसके लिए आप कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वही आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस ठीक है, अब देखिए इस बॉडी को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं कि इन्फिनिटी मतलब फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस वी आर ब्रिंगिंग दिस बॉडी। ठीक है, जब हम इस बॉडी को बहुत लंबे लार्ज डिस्टेंस से लाके सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस आर पे रखना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन बाय मी, समझ गए? तो वो कैसे निकालें? तो वो निकालने के लिए हम करते क्या है? हाँ बोलो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। खैर हाँ, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकलेगा, बट हाउ डू वी डू दैट? तो इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं सर, क्या मान लीजिए कि हम कोई एक ऐसा यहाँ पर पोजीशन मान लेते हैं x, मान लो कि इमेजिन करो कि जब ये पार्टिकल x दूरी पे था, मान लो जब ये पार्टिकल x दूरी पे था और पार्टिकल का मास स्मॉल m मान लीजिए, व्हेन इट वाज एट सम जनरल डिस्टेंस ऑफ x, नहीं आ रही बात समझ में? एट एनी जनरल सेपरेशन x, क्या हो गया? सक्षम तो बिल्कुल ही शांत हो गया है। सक्षम, यस सर एट एनी जनरल सेपरेशन ऑफ x, इन पार्टिकल और इस बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स कैन बी रिटन एज gmm upon x स्क्वायर, लिख सकते हैं सर? यस पक्की बात। तो ये फोर्स तो लग रहा होगा सर, और ये फोर्स जो है आपका, अगर आप इस फोर्स को देखें तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इट विल बी चेंजिंग विद x। भाई x को जैसे जैसे आप कम करेंगे फोर्स चेंज होगा ना, फोर्स भी कम होगा। यस सर यस ठीक, अब मैंने आपको यहां से बोला कि अब इसको आप सोचिए, इमेजिन करिए कि इसको फर्दर हमने मूव कराया, इसको हमने फर्दर मूव कराया बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ dx, ये dx बहुत छोटे डिस्टेंस dx से हमने इसको मूव कराया, तो इस बहुत छोटे से डिस्टेंस dx से मूव कराने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सोच के देखो, अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम वर्क तो कर ही रहे होंगे ना? नहीं हाँ जी सर। आया, नहीं आया, सर बट सर dx से हाँ, सर अभी आपने क्या बोला कि अगर हम x को चेंज करते जाएंगे उसी के हिसाब से फोर्स चेंज होगा। फोर्स चेंज होगा, बट dx हमने इतना छोटा लिया है कि उस dx के लिए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को a मान लो, इस पॉइंट को b मान लो, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने बहुत छोटा dx लिया है, तो ये दोनों पॉइंट इतने क्लोज हैं कि हम इस पे अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं फोर्स को या नहीं? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फिर बोला कि फोर्स डिक्रीज होगा। मैंने फोर्स चेंज वर्ड यूज किया है, डिक्रीज बिल्कुल नहीं बोला है सर, ओके फिर ओके सर ओके। है ना? मैंने फोर्स चेंज वर्ड यूज किया कि x चेंज करूंगा तो फोर्स चेंज होगा, x को घटाऊंगा तो जाहिर है फोर्स बढ़ेगा और x को बढ़ाऊंगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है, वही मैं एनीवेज, तो a और b आर सो क्लोज दैट हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम है। तो एक बात बताओ कि वर्क डन को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं f dx, मतलब इसको हम लिख सकते हैं gmm अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, या तुम्हारे सन्नाटे हो गए भाई? यस यस सर आ रहा है समझ में। आ रहा है, तो dw इज इक्वल टू एफ dx, ये हमारे वर्क की वैल्यू होगी। तो ये तो वर्क हुआ हमारा जब हमने इसको a से b मूव कराया, तो ये वर्क है। बट हम कहां से कहां तक लाना चाह रहे हैं? इमेजिन करिए, हम चार्ज पार्टिकल को लाना चाह रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ न्यू डिस्टेंस r, ये तो करना चाह रहे हैं, मतलब एक वो डिस्टेंस जो कहां पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से इन दोनों के बीच का सेपरेशन में कितना करना चाहता हूं r। तो ये x क्या चीज है? ये सेपरेशन ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना हर्षित, ये वाला टर्म तुम अच्छे से समझो, ये x किसको रिप्रेजेंट किया है मैंने इससे? देखो तो, सेपरेशन को। सेपरेशन को। तो जब ये पार्टिकल इंफिनिटी पर है, इसका मतलब है कि कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है। जी जब पार्टिकल P पॉइंट पे होगा तो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच का सेपरेशन R होगा। मतलब यहां पर जब आप हो तो x की वैल्यू R लिख सकते हो, x की फाइनल वैल्यू को R कह सकते हो ना, ये सेपरेशन ही को तो x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना,
देखो एनी जनरल सेपरेशन मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर। और इनिशियल सेपरेशन क्या है दोनों के बीच का? इनिशियल सेपरेशन तो इन्फिनिटी है, मानते हो? यस सर। इसका मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? GMM x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन विल बी डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। Harshit, see whether you are convinced with this or not. Yes sir, I am convinced. ओके यही जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये हो जाएगा GMM, बचेगा 1/x स्क्वायर। मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखूंगा -1/x। मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, ये आप खुद करते रहिएगा, इन्फिनिटी टू r। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -GMM माइनस इधर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। देखिए सर, तो फाइनली आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस ऑफ GMM डिवाइडेड बाय R। ओके This Yes, is the sir. value of potential energy. This is the value of potential energy for two particle system। दो पार्टिकल सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है माइनस ऑफ GMM बाय R, मतलब GM1 M2 डिवाइडेड बाय R, जो भी कह लो आप। देखो कहीं पर भी अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रहा हो तो हमेशा इस बात को समझो कि फोर्स अट्रैक्टिव है, और कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही हो तो हमेशा इस बात को समझो कि फोर्स रिपल्सिव है। यहां पर इस फॉर्मूले में आप देखो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ रहा है, और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अट्रैक्टिव है, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आई है। यस सर। हो गया? पहले किसी भी दो पार्टिकल सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ऐसे लिखा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें आप हमेशा माइनस साइन लगाएंगे और लिखेंगे माइनस ऑफ GM1 M2 डिवाइडेड बाय R, वेयर R विल बी द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। यस सर। हो गया? यस सर। जानवी, विभूति, डन सर। ओके विभूति जी आप भी कुछ कहें? ओके डन। अब देखिए, वेरी गुड। अब देखिए मान लीजिए आपसे मैं कहूं, अच्छा वो MGH क्या था वो भी मैं समझाऊंगा, बट आज तो टाइम नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा कि MGH कहां से आता है और कैसे आता है। बट अभी फिलहाल एक बात समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको सिंपल सी बात कही जाए कि आपके पास दो पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है, सिंपल सी बात कि आपसे कहे कि सर ये दो पार्टिकल हैं, इसका मास भी कुछ मान लेते हैं ये 2m है, इसका मास मान लेते हैं 4m है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो आंख बंद करके आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ G इंटू 2m मल्टीप्लाइड बाय 4m डिवाइडेड बाय d। खत्म, ये आंसर है ना। इसका मतलब दो पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी हमें लिखने का तरीका ये है। अब अगर मान लो कि कहीं पे दो से ज्यादा पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं L L L, मान लो यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल रखा जिसका मास 2m है, एक पार्टिकल हमने रखा इसका मास 4m है, और इस वाले पार्टिकल का मास 3m है। अब इसका अगर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो कैसे आप करेंगे? तो आप सिंपल सी बात याद रखिए सर, हमें दो पार्टिकल के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। दो पार्टिकल के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, और वो क्या होता है? माइनस ऑफ GM1 M2 डिवाइडेड बाय R। तो आप हमेशा ये चेक कर लिया करिए कितने पेयर बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, और एक ये पेयर है। हाउ मेनी पेयर कैन यू सी हियर? तो हाउ मेनी पेयर यू सी हियर? तो 3 पेयर्स आर देयर। तो तीनों के लिए आप इंडिविजुअल लिख के ऐड कर दीजिए, मतलब नेट पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ G 4m इंटू 2m डिवाइडेड बाई L प्लस ऑफ माइनस ऑफ G इंटू 2m इंटू 3m डिवाइडेड बाई L, उसके बाद प्लस ऑफ माइनस ऑफ G इंटू 4m इंटू 3m by L। डिवाइडेड बाई L। खत्म, ये ऐड कर दीजिए।
इसका मतलब आपको जितने भी पार्टिकल्स गिवन हो, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये कि पेयर देख लो कितने पेयर बन रहे हैं, और सारे पेयर के लिए आप इंडिविजुअली फॉर्मूला लगा दो माइनस ऑफ GM1 M2 डिवाइडेड बाय R वाला, और उसके बाद सबका सम ले लो, वही आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी। अग्रीड? अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है हर्षित।